नमस्कार, एससीजी न्यूज़ पर मैं हूं नरेंद्र पांडे, चुनावी विश्लेषण के साथ आपके पास। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के लिए खुशियां लेकर के आया है। कोई ज़्यादा खुश है तो कोई कम, मगर खुश तो सभी है। और ये कांग्रेस के लिए तो खुशियों की सौगात ही लेकर के आ गया, क्योंकि उसने इस बार 99 सीटों पर दर्ज की है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह 99 सीटें कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर ही सिमट गई थी और उसके पहले तो मात्र 46 सीटों पर अटक गई थी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस भले ही सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन कांग्रेस के ग्राफ में जो सीटों का उछाल आया है, उससे कांग्रेस की खोई जमीन काफी हद तक वापस तो आ ही गई है। कांग्रेसियों में इस बेहतर प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रशंसा का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का जबरदस्त रिस्पांस मिला है, तो उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी रैलियों में प्रियंका गांधी की मेहनत के दम पर कांग्रेस को ऑक्सीजन भी मिली है। कांग्रेस अपना वजूद बताने में इस बार सफल हो गई है। कांग्रेस को 2023 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजों का काफी प्रेशर था। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जिस तरह से तेजी से पार्टी से किनारा कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस पर अस्तित्व का संकट भी मंडरा रहा था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद देश की सियासत में काफी ऊंचा हुआ है। राहुल गांधी ने पिछले 2 सालों में भारत जोड़ो यात्रा को 2 फेजों में पूरा किया, पहले उत्तर से दक्षिण और फिर पूरब से पश्चिम। इस यात्रा ने उनकी अब तक की राजनीति और उनकी छवि में काफी बदलाव किया। उनके आलोचकों तक ने इस यात्रा का लोहा माना। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर देश की आम आदमी से खुलकर बात की। राहुल गांधी ने INDA गठबंधन को लेकर भी लचीलापन रुख दिखलाया, खुद से पहल कर दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा, साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर तमाम मामलों में भी खुलकर बातचीत की थी। राहुल गांधी ने इस दौरान पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए पार्टी में कुछ बदलाव भी किए, जिसे वे खुद मानते थे कि पार्टी में बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है। लखनऊ में उन्होंने कहा था कि सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने आने वाले समय में अपने राजनीति को बदलना होगा। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भी बहुत भरा था। कार्यकर्ताओं की जोश की वजह से पार्टी को और आगे जाने में मदद मिली। किसानों के मुद्दों को भी राहुल गांधी ने उठाया। फार्मिंग लॉ के खिलाफ जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने जाकर किसानों से बात की थी। इस दौरान उन्होंने किसानों के भरोसे को जीता। अपनी इस यात्रा के दौरान वे लोगों से भी जुड़े रहे। सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखने को मिला। जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर राहुल ने पिछड़े दलितों की आवाज बनने की भरसक कोशिश की। चुनाव परिणाम ने साबित किया कि कांग्रेस के उदय के पीछे राहुल गांधी का एक अहम योगदान है। राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कुल 107 जनसभाओं और अन्य चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां वर्ष 2019 के चुनावों में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। वहीं इस बार कांग्रेस 6 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन इन्हीं नतीजों से अलग छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका भी लगा। प्रदेश की 11 में से केवल 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई, जबकि पिछले चुनाव में 2 सीटें उसके पास थी। जिले के बाहर जाकर के दूसरी लोकसभा सीटों में दावेदारी करने वाले सभी कांग्रेसी दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश के राजनीति इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही जिले के 4 बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए दूसरे जिलों में भेजा गया हो। इनमें से कांग्रेस के अपने 3 बड़े नेता, पूर्व CM भूपेश बघेल को राजनांदगांव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद और विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी जिले से आने वाली सबसे कद्दावर और तेज तर्रार महिला नेत्री पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को कोरबा लोकसभा भेज दिया। लेकिन वह उसे क्षेत्र में जाकर के वहां की जनता पर अपना विश्वास इनमें से कोई भी नहीं बना पाए और जनता ने उन्हें बाहरी बताते हुए नकार दिया।
कांग्रेसी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में इतना उलझ गए थे कि उन्हें तो अपने दुर्ग क्षेत्र की भी सुध न रही। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस मात्र एक सीट ही जीत पाने में कामयाब हुई और वो सीट रही थी कोरबा। प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट कहे जाने वाली राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 44,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि जो कद्दावर नेता चुनाव हार गए, आने वाले दिनों में पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं और यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें राजनांदगांव से टिकट दिया था। चर्चा है कि बघेल और उनकी टीम को टिकट वितरण के पहले ही क्षेत्र में तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए थे। साथ ही बघेल ने तो पूरा चुनाव अपनी स्टाइल में ही लड़ा, इसलिए चुनाव के बाद अब उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। भूपेश बघेल को प्रियंका गांधी का काफी करीबी माना जाता है। उम्मीद थी अगर वह चुनाव जीत जाते तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके कद में बढ़ोतरी होती। परिणाम के बाद फिलहाल यह मुश्किल तो अब नजर आने ही लगा है। छत्तीसगढ़ में साहू समाज के सबसे बड़े नेताओं में शुमार पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू बाहुल्य सीट महासमुंद से टिकट दी गई, लेकिन उन्हें यहां से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान महासमुंद में भी एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की सभा नहीं हुई, जिसकी चर्चाएं अब जोरों पर हैं। चर्चा उनकी सेहत और महासमुंद के परिणाम के बाद यह भी है कि भविष्य में उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी या नहीं। चर्चा तो जांजगीर चांपा की सीट की भी है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमलेश जांगड़े से लगभग 60,000 वोटों से चुनाव हारने वाले कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता शिव डहरिया को लेकर पार्टी के भीतर ही खाने में चर्चा चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि डहरिया का शायद यह अंतिम चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी डहरिया विधानसभा में बुरी तरह से चुनाव हार गए। बिलासपुर सीट ने इस बार भी कांग्रेस को हमेशा की तरह निराश ही किया है। यह सीट पिछले 40 वर्षों से भाजपा का गढ़ बनी हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस यहां अपना परचम फहराने में कामयाब नहीं हुई। अंदर खाने गुफ्तगू हो रही है कि बघेल नहीं चाहते थे कि यादव यहां से चुनाव लड़े, लेकिन इस सीट पर यादव समाज की बहुलता को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें यहां से मौका तो दे दिया था, मगर देवेंद्र यहां कुछ कमाल नहीं कर पाए। हालांकि यह उनका पहला चुनाव था जो हार गए, ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों में थोड़ी सी कमी तो आ सकती है, हाँ, लेकिन उनकी साख पर असर जरूर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऐतिहासिक सीटों में रही रायपुर, जहां से पूर्व विधायक उप विकास उपाध्याय कांग्रेस की ओर से मैदान में थे, पार्टी ने उन्हें अब तक कुल 3 बार विधायक का और 1 बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया, जिसमें से वह केवल 1 बार सन 2018 में ही चुनाव जीत पाए और एमएलए बने थे। बाकी 3 चुनाव को वह हार गए। रायपुर पश्चिम से भी विकास को लीड इस लोकसभा में भी नहीं मिली। वहां से लगभग 38,000 वोटों से वो पीछे चले गए। एक भी राउंड ऐसा नहीं था जब वो बृजमोहन को पछाड़ पाते। ऐसे में चर्चा है कि इस बार चुनाव परिणाम के बाद उनकी मुश्किलें शायद कुछ बढ़ सकती है। बात तो भाजपा नेताओं की भी करनी चाहिए। 11 की 11 सीटों को जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी से एक सीट न जीत पाने की चूक कहां हो गई। चर्चा कोरबा लोकसभा की होनी चाहिए, जहां से 2 मंत्री होने के बावजूद कोरबा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनाव हार जाती हैं। बात तो उठनी इन मंत्रियों का उनके क्षेत्र में कितना असर है इस पर भी होनी चाहिए कि प्रदेश में 12 मंत्रियों में से 11 को चुनाव जिताने की भूमिका दी जाती है। एक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को छोड़ दें जो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम समेत 11 मंत्रियों ने 11 लोकसभा सीट जीतने का जो स्वप्न देखा था उसको सच करने में कितना दम लगाया गया। बात तो होनी चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र कोरबा से लखनलाल देवांगन विधायक हैं और सरकार में मंत्री। इसी लोकसभा के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ विधानसभा है, जहां से श्याम बिहारी जायसवाल भी विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं। कोरबा लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से 6 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। प्रश्न यह है कि फिर इस सीट पर चूक कहां से हो गई। 2 मंत्री 6 विधायक से एक सांसद जिता पाने में नाकाम क्यों हो गए, जबकि इसके विपरीत
जांजगीर चांपा लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत जाती है। फिरोज पांडे ने इस इलाके के दौरा करने, सभाएं लेने, लोगों को अपने बोलने की कला से अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर यहाँ के बाकी स्थानीय नेता शायद उनके साथ पसीना बहाते कम ही दिखाई दिए थे। कहा तो यह भी जाता है कि आदिवासी बाहुल इस क्षेत्र को शायद ब्राह्मण चेहरा कभी पसंद ही नहीं आया। याद करिए वर्ष 2009 को, जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को जब कोरबा लोकसभा अस्तित्व में आया था, यहां से प्रत्याशी बनने का मौका दिया गया था, तब डॉक्टर चरणदास महंत उनको हराकर दिल्ली पहुंच गए थे। 2019 जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, तब जिले के ही दीपिका क्षेत्र से आने वाले ज्योतिनंद दुबे को टिकट दिया गया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हार गई थी। 2014 ही एक वर्ष ऐसा था जब ओबीसी चेहरा रहे डॉक्टर बंसीलाल महतो ने यहां पे जीत दर्ज की थी। अब भाजपा को यह सोचना ही होगा कि जब इस लोकसभा की 8 में से 4 विधानसभा आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और जो विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है वहां भी आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, जहां 8 विधायकों में भी कोई विधायक ब्राह्मण नहीं है, जहां सामान्य सीट पे दर्ज करने वाले विधायक भी ओबीसी वर्ग से आते हों, वहां पे ब्राह्मण चेहरा क्यों? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलता हूं नए वीडियो में। नमस्कार।